चलिए ठीक है। देखिए वैसे तो आप सभी जानते ही हैं कि आज से हमारा स्केचअप का न्यू बैच स्टार्ट होगा एंड आई विश कि जितनी एक्साइटेड मैं हूँ आप सभी भी उतना ही एक्साइटेड होंगे। सो देखिए आज की जो यस। क्लास होने वाली है उसमें बेसिकली हम फ्यूचर 1.5 मंथ में अपनी जर्नी को कैसे कवर करेंगे, है ना, किन किन चीज़ों को हम सीखने वाले हैं, किस टाइप की रेंडरिंग्स आप बनाना सीख जाएंगे। इसके अलावा कैसे आप अपने वर्क फ्लो को इंस्टेंटली बूस्ट कर सकते हैं विद डिफरेंट एक्सटेंशंस, वो हमें जानना है। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली और कम टाइम के अंदर मॉडलिंग कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से एक्सटेंशंस हैं, एक्सटेंशंस को कैसे डाउनलोड करते हैं। बहुत डिटेल्ड ट्रेनिंग होगी। बस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करना है। ठीक है, जो टास्क आपको मिले वो आपको कंटिन्यू बेसिस पे परफॉर्म करने हैं। समझ रहे हैं ना आप। एंड आई थिंक मैं एक पॉइंट को स्किप कर रही हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और रिजल्ट जनरेटिंग है, दैट इज एनिमेशन और वी कैन से एडवांस वॉक थ्रू। सो आज की क्लास को अटेंड करने के बाद आपको मैं एक अश्योरिटी तो दे सकती हूँ कि अगर आप नेक्स्ट 1.5 मंथ में कंटिन्यूटी, डेडिकेशन एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, सो ईजिली जिस टाइप की इमेजेस आप अपने इंस्टा एंड गूगल पर स्क्रॉल करते हैं ना, आप सभी भी उन्हीं तरीके की इमेजेस ईजिली जनरेट करना सीख जाएंगे। सो अगर मैं अपनी कंप्लीट बात का कंक्लूजन निकालूँ तो आज हम बेसिकली ब्रीफ करने वाले हैं। जितने इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे रेगुलर क्लासेस के रहेंगे उतने ही इम्पॉर्टेंट हमारी आज की क्लास भी है। सो सभी चीज़ों को सिस्टमेटिकली हम कवर करेंगे। क्लास को हम शुरू करें उससे पहले अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो आप अपने माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई भी डाउट है कि कैसे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, या फिर आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप अपने माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। नो नो नो, अभी तो कोई डाउट नहीं है। ओके, विकास आपने अभी ज्वाइन किया है या फिर आप लास्ट बैच में से भी थे? नो मैम, मैंने अप्रैल में कोर्स कोर्स परचेज कर लिया था, पर वो वाली बैच मैंने ज्वाइन नहीं करी थी अभी। ओके, स्टार्टिंग से जब वो भी फील करा था। ठीक है। क्या कर रहे वैसे आप अभी, ग्रेजुएशन? मैं सेकंड ईयर में सिविल इंजीनियरिंग। ओके ओके, ठीक है। तो पार्ट टाइम यूट्यूबर। हम्म। तो आपने यूट्यूब मैम भी क्यों ज्वाइन किया था? हाँ जी अजय क्या बताइए। मैम? हम लोग थोड़ी सीखेंगे कि डायरेक्ट 3D सीखेंगे इसमें? नहीं देखिए अजय, ये जो कोर्स होगा ना इसमें हम 3D मॉडलिंग कवर करेंगे। 3D 3D मॉडलिंग है ना? कैसे करते हैं, है ना। इसके अलावा हाँ हाँ। जैसे वीरे आपने सुना होगा, वीरे प्लगइन का नेम सुना होगा, वो हमें कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा चल। एंडस्केप प्लगइन होता है। ये वैसे तो देखो बहुत सारे प्लगइन है, लूमियन भी होता है, B5 रेंडर है, ट्विन मोशन है, एक न्यू आया है यूनिकॉर्न प्लगइन। उसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, आप लोगों ने अगर चेक किए हो तो काफ़ी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं यूनिकॉर्न प्लगइन के। ठीक है। हाँ, बाकी एक्सटेंशंस वगैरह हैं वो भी कवर करने हैं हमें। मैम यूनिकॉर्न प्लगइन इसमें इसका है गूगल स्केचअप में? नहीं देखिए, प्लगइन जो होते हैं ना ये एक्सटर्नल बेसिस पे हम यूज़ करते हैं। मींस जैसे गूगल स्केचअप तो सॉफ्टवेयर है। अभी सॉफ्टवेयर के अंदर देखो, आपने 3ds मैक्स का नाम सुना होगा, तो 3ds मैक्स का ना खुद का रेंडर इंजन है। हमारे पास स्केचअप का कोई रेंडर इंजन नहीं है, तो आप मॉडलिंग कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको रेंडर निकालना है, उसकी फाइनल इमेज चाहिए, तो इमेज के लिए हमें प्लगइन का यूज़ करना होता है। उसके लिए आप वीरे का यूज़ करते हो, उसके लिए आप B5 रेंडर यूज़ करते हो, उसके लिए आप लूमियन यूज़ करते हो, और भी काफ़ी सारे प्लगइन्स होते हैं। एंडस्केप आपने तो सुना होगा, है ना। इसके अलावा आपने एक बहुत प्यारा प्लगइन है थिया, थिया करके एक प्लगइन है, बहुत अच्छे इफेक्ट है, बहुत रियल इफेक्ट है, लेकिन तो मैम एंडस्केप और अपना वीरे बेस्ट है। जो अच्छे प्लगइन कौन सा है इसमें से बेस्ट प्लगइन? सभी प्लगइन बेस्ट है। देखो कोई भी किसी भी प्लगइन को ना हम लोअर ग्रेड नहीं बोल सकते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि देखो एंडस्केप की अगर बात करते हो आप, तो एंडस्केप में क्या होता है, फास्ट रेंडरिंग होती है एज कंपेयर वीरे। एनिमेशन आप बना सकते हो, लेकिन वीरे में ट्रू कलर मिलता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। लूमियन जो है, लूमियन में आपको मोस्ट रियलिस्टिक रेंडरिंग मिलती है। मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि रियल में आप देख रहे हो या फिर आप रेंडरिंग कर रहे हो, ये अंदाज़ा लगाना ना बहुत मुश्किल है।
अगर आप लूमियन के इफेक्ट्स के साथ प्रॉपरली प्ले करते हो ना, आपको पता है कि इस इफेक्ट का कैसे यूज़ करना है, तो आप इजीली बिल्कुल रियल रेंडरिंग ले सकते हो। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे टाइमिंग आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना होता है। फास्ट रेंडरिंग के लिए हम एंडस्केप का यूज़ करते हैं। एंडस्केप में रियलिटी भी आपको मिलती है क्योंकि रियल टाइम रेंडर ये आरटी पे ही बेस्ड है ना। लेकिन उसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे टाइप के एनिमेशंस हैं। जैसे अगर आपको मैं एक एनिमेशन शो करूँगी आपको आज की क्लास में, उसमें आप देखना स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो लूमियन के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है। उसके अंदर क्या है कि आप एनिमेशन बना रहे हो, वॉक थ्रू बना रहे हो, साथ साथ में पीपल्स भी मूव कर रहे हैं। विंड इफेक्ट आप लगा सकते हो कि आपने एनिमेशन बनाया, आप चाहते हो कि आपकी जो ट्री हैं, जो एसेट्स हैं प्लेस जो हम करते हैं, वो आपको मूव होते हुए दिख रहे हैं, तो उससे थोड़ा रियल इफेक्ट मिलता है, तो वो आप एंडस्केप में कर सकते हो। सेम आप लूमियन में कर सकते हो। वीरे में हम एनिमेशन को प्रेफर नहीं करते हैं। रीज़न, क्योंकि वीरे के अंदर एनिमेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, दैट्स वाई नहीं प्रेफर किया जाता। तो सभी रेंडर इंजन अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छे हैं। थिया भी बहुत अच्छा है, यूनिकॉर्न भी बहुत अच्छा है, और D5 भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे इफेक्ट है D5 के। बट शर्त है कि आपको प्रॉपरली सभी इफेक्ट्स का यूज़ करना आना चाहिए। अगर कहीं पे भी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है ना, मतलब मैं यूँ नहीं कह रही कि अगर आप लेवल 1 पे हो तो डायरेक्टली आप लेवल 10 पे आ जाओगी अगर आपने प्रॉपरली इफेक्ट का यूज़ नहीं किया तो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत चीज़ों का सभी का मैटर होता है। लाइटिंग का मैटर होता है, इफ़ेक्ट्स का मैटर होता है, एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कितना डिटेल मॉडलिंग आपने किया है वो इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्लगइन की हेल्प से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको रेंडर कर सकते हैं। मॉडलिंग का कंप्लीट पोर्शन आपका स्केचअप में ही है। दैट्स वाई हमें एंडस्केप और वीरे को चूज़ किया है, क्योंकि उसमें आपका एनिमेशन भी कवर हो जाएगा एज वेल एज आपका उसमें रेंडरिंग भी कवर हो जाएगा। साउंड इफेक्ट बहुत बहुत डिटेल है एंडस्केप, डोंट वरी। मैम जैसे मैं प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देख रहा था पहले, हाँ जी। मार्क की प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देखता था, तो ये वाला जो नया वाला बैच है वो उसी सेम होगा या पूरा अलग होगा? नहीं, बिल्कुल अलग होगा। मॉडल्स अलग होंगे, थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होगा, मे बी थोड़ा डिटेल भी हो लास्ट बैच के कंपैरिजन में, क्योंकि सभी को पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस स्टूडेंट्स कर रहे हैं, साथ साथ में मेरी भी तो हो रही है, मेरा भी तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना। तो डेफिनेटली यूँ नहीं कहूँगी मैं कि उनको मैंने बेकार कराया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, लास्ट बैच के कंपैरिजन में डेफिनेटली, क्योंकि जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ग्रो करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, ट्यूटर भी करते हैं, तो थोड़ा पढ़ाने के तरीके में आपको डिफरेंस मिलेगा, मॉडलिंग में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। आप इंजॉय करेंगे कंप्लीट जर्नी को, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। बट हाँ, आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करनी है, और जो टास्क मिल रहा है बस आपको उसको परफॉर्म करते जाना है। परफॉर्म नहीं करेंगे तो मे बी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट ना बने। बस आप क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कीजिए एंड देखिए मैजिक 1.5 मंथ के बाद। हेलो हाँ मैम, जी। ये वाली रिकॉर्डेड क्लासेस कल अपलोड हो जाएंगी क्या? नहीं परसों, थोड़ा सा टाइम लगता है। कल इवनिंग में हो जाएगी या परसों मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। हेलो, ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, मुकेश बताइए। हाँ मैडम, टाइमिंग यही रहेगा? टाइमिंग सेम रहेगा, 8 o'clock। नहीं, मैं जॉब से जुड़ता हूँ तो 7:30 से 8:30 बजे मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिकॉर्डेड नहीं लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर नहीं, अगर टाइमिंग में चेंज होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी मैं ज्वाइन किया है, पर क्या नेटवर्क खत्म हो जाए तो मैं जो निकल जाऊँगा, क्योंकि ट्रैवलिंग करता हूँ इसलिए। हाँ जी। अब रिकॉर्डिंग मिल सकता है जो 1-2 दिन में? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ओके ओके, नो सर। चलिए ठीक है, तो आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है तो। देख पा हाँ रहे मैम, हैं? विजिबल है अभी। विजुअल है। थैंक यू। हाँ जी पंकज, क्लास ज्वाइनिंग के लिए आपको मेल पर ही लिंक मिलेगा रेगुलर बेसिस पे, आपको वहीं से ज्वाइन करना है। चलिए
ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेलकम सभी को, क्योंकि काफ़ी यूनिक होगी ये ट्रेनिंग कंपैरिजन अगर आप करते हैं किसी और क्लासेस के कंपैरिजन में, तो काफ़ी यूनिक ट्रेनिंग होगी। देखिए बेसिकली ये जो बैच रहेगा, ठीक है, इस कंप्लीट जर्नी में हमें 3 तरीके से कवर करना है हमारे सिलेबस को। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ पार्ट्स के अंदर, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि 3 पार्ट के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। कैसे? मॉडलिंग, ठीक है, मटेरियल एंड एज वेल एज किसका रेंडरिंग पोर्शन। मटेरियल और रेंडरिंग के बीच में आप एक और टर्म को ऐड कर सकते हैं, लाइटिंग। तो अगर मैं इस कंप्लीट ट्रेनिंग को डिवाइड कर दूं तो 3 पार्ट के अंदर ये होगा, मॉडलिंग होगी, रेंडरिंग होगी और एक आपकी होगी लाइटिंग एंड मटेरियल पोर्शन। इसके अलावा एक छोटा सा पोर्शन और होगा आपका लेआउट का। देखिए मॉडलिंग जो होगी उसके अंदर हम कवर करने वाले हैं स्केचअप एंड एक्सटेंशन को। अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें स्केचअप लिखा हुआ है, एंडस्केप लिखा हुआ है एंड वीरे लिखा हुआ है। ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों ही चीज़ें आपके वो सॉफ्टवेयर एंड प्लगइन्स हैं जो हमें कवर करने हैं। लेकिन ट्रेनिंग को हमने डिफरेंट 3 पार्ट से डिवाइड किया। आपको ऐसा नहीं देखना है कि स्केचअप हमने कंप्लीट करे तो ये हमारा एक पार्ट हो गया, एंडस्केप हमने कंप्लीट करे तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, वीरे हमने किया तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम डिवाइड करेंगे कि कैसे आप अपने वर्क फ्लो को डिवाइड करते हो। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आपको अपना घर बनवाना है, ठीक है, तो घर बनवाते टाइम क्या होता है, हम ये तो नहीं बोलते ना कि पहले आप लोग कंप्लीट वॉल ब्रिक्स लगा दीजिए, देन आप कंप्लीट पे क्या कीजिए, सीमेंट लगा दीजिए, ठीक है, एंड देन आप उसको पेंट वगैरह कीजिए, देन टाइल कीजिए। ऐसा तो नहीं होता है। पहले हम लोग ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ब्रिक्स लगती है, ग्राउंड फ्लोर पे उसका कंप्लीटली हम उसको डिज़ाइन करते हैं, देन हम सेकेंड फ्लोर पे शिफ्ट करते हैं, देन हम थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट करते हैं। तो सेम ही हमारा सब चीज़ें हैं। हमें स्केचअप के अंदर सिर्फ टूल्स को नहीं सीखना है, सिर्फ कमांड्स को नहीं सीखना है, हमें स्केचअप के थ्रू मॉडलिंग सीखनी है, डिटेल्ड मॉडलिंग सीखनी है, आपको कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग सीखनी है कि कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को आप इजीली सीख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि आई थिंक सभी थोड़ा बहुत स्केचअप के बारे में जानते हैं। अगर इसको डिफ़ाइन करते हैं आप स्केचअप को, तो आप स्केचअप को क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं? छोटी सी एक डेफिनेशन अगर हम इसको बताएं तो स्केचअप के अंदर देखिए, इसको है ना टर्म से रिलेट कीजिएगा। स्केचअप जो है ये एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, मॉडल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं एंड डिफरेंट रेंडर इंजन की हेल्प से आप अपने मॉडल को फिनिशिंग दे सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होगा कि यहाँ पे आपको स्केचअप के अंदर मॉडलिंग करनी है, एंडस्केप एंड वीरे के थ्रू आपको लाइटिंग और रेंडरिंग को जनरेट करना है। स्केचअप जो है ये एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्केचअप एक बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, तो जिसकी वजह से इसमें टूल्स भी लिमिटेड है। नंबर ऑफ टूल्स जो है स्केचअप के अंदर वो लिमिटेड हैं। तो उन लिमिटेड टूल्स की हेल्प से आप कैसे डिटेल्ड मॉडलिंग कर सकते हैं वो हमें जानना है। इसके अलावा लिमिटेड टूल होने की वजह से ये नहीं है कि उसमें आपको लिमिटेशंस मिलेंगी, बिकॉज स्केचअप का बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो कि स्केचअप में इंक्लूडेड है, दैट इज़ एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होते हैं कि आप अपने अगर फीचर्स को रिच बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को रिच बनाना चाहते हैं, फीचरिस्टिक बनाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं। अगर एक्सटेंशंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिफ़ाइन करूं तो एक्सटेंशंस बेसिकली करते क्या है कि आपके वर्क फ्लो को ईजी करते हैं। लेट सपोज आपको किसी स्टेयर को डिज़ाइन करना है, तो स्टेयर को डिज़ाइन करने में मिनिमम टू मिनिमम अगर आप स्केचअप के टूल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे मिनिमम 15 से 20 मिनट देने पड़ जाएंगे। वहीं पे अगर आप एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे तो वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। मीन्स आपने सिलेक्ट किया, अपने ऑप्शंस को बताया कि भाई इतना मुझे राइजर देना है, इतना मुझे ट्रेड देना है, ठीक है, इतने मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। एक्सटेंशन का आपने यूज़ किया, आपने सभी कमांड्स को फिल किया, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे रेडी, आपने सिलेक्ट किया एंड आपने जैसे ही क्लिक किया आपकी स्टेयर रेडी है। दैट इज़ द पावर ऑफ एक्सटेंशन, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ एक्सटेंशंस फॉर मॉडलिंग, फॉर डिटेलिंग। इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे आपने एक्सटीरियर में ग्रूव्स देखे होंगे, है ना, ग्रूव्स आई थिंक सभी जानते होंगे ग्रूव से हम किसे कहते हैं।
एक्सटीरियर की जो वॉल्स होती है वहाँ पे आपने देखा होगा एक बहुत पतली सी स्लिट होती है जो थोड़ा सा हमारी वॉल की जो थिकनेस है उससे थोड़ा सा अंदर की तरफ होती है, उसे हम लोग ग्रूव्स बोलते हैं। अगर आप नॉर्मल टूल की हेल्प से ग्रूव्स को क्रिएट करते हो तो हर एक ग्रूव को पहले आपको बनाना होगा, देन आपको उस पोर्शन को रिमूव करना होगा और जितने नंबर ऑफ ग्रूव्स आपके लिए रिक्वायर्ड हैं आपको उतने ही नंबर ऑफ ग्रूव्स को डिज़ाइन करना है, and that will take a lot of time, but with the help of extension we all can do this step within a minute. That's it, within a minute you can create grooves. तो ये extensions की power है, ठीक है। तो आई थिंक स्केचअप तो आपको क्लियर है। स्केचअप किस लिए यूज़ करते हैं? हम मॉडलिंग के लिए करते हैं। एक्सटेंशंस किस लिए हम यूज़ करते हैं? एक्सटेंशंस हम यूज़ करते हैं हमारे वर्क फ्लो को ईजी करने के लिए। नाउ हियर देयर आर टू अनदर टर्म्स, एंडस्केप एंड वीरे। देखिए स्केचअप का कोई भी रेंडर इंजन नहीं है, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया, जैसे 3ds मैक्स है। 3ds मैक्स का एक रेंडर इंजन है जो कि है मेंटल रे, जो कि है आई रे। देखिए रेंडरिंग को अगर आप डिफाइन करो ना तो उसको आप क्या कह सकते हो कि कोई भी मॉडल है, अब उसकी मॉडलिंग करने के बाद आपको उसे इमेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप क्लाइंट को क्या दिखाएंगे? हम क्लाइंट को मॉडल तो नहीं दिखाएंगे, हम क्लाइंट को क्या दिखाना है? हमें उस मॉडल से रिलेटेड इमेजेस दिखानी है, हमें उस मॉडल से रिलेटेड एनिमेशंस दिखाने हैं, एंड उन एनिमेशन और रेंडरिंग्स को क्रिएट किसकी वजह से किया जाता है, किसकी हेल्प से किया जाता है? वो हम करते हैं एंडस्केप और वीरे के थ्रू। एंडस्केप एक रियल टाइम रेंडर सॉफ्टवेयर होगा, एक रियल टाइम रेंडरिंग प्लगइन होगा जिसमें आप रेंडरिंग भी ले सकते हो, जिसमें आप क्या लिख सकते हो, एनिमेशंस भी रिकॉर्ड कर सकते हो विद साउंड, विद क्लैरिटी, विद डेप्थ ऑफ फील्ड एंड विद डिफरेंट इफेक्ट्स। जैसे लेट्स सपोज आपको क्लाउड मूवमेंट शो करना है तो वो आप यहाँ पर एंडस्केप की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। आपको वहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड को शो करना है, डेप्थ ऑफ फील्ड को अगर आप डिफाइन करते हो तो इसको मैं आपको एक रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल से कनेक्ट करती हूँ। मान लीजिए आपको किसी भी एक ऑब्जेक्ट की फ़ोटो क्लिक करनी है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो फोकस कभी होगा जब उसके आसपास का एरिया वहाँ पर ब्लर हो जाएगा। हमारे फ़ोन में एक फ़ीचर होता है पोर्ट्रेट फीचर, अगर आपने देखा होगा हमारे फ़ोन का जो कैमरा है वहाँ पर एक फ़ीचर है पोर्ट्रेट फीचर। उस फीचर के अंदर क्या होता है कि जिस भी मॉडल पे आपको फोकस करना है जस्ट आपको उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आसपास का पोर्शन ब्लर हो जाएगा। इस इफेक्ट को हम डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। ये आप क्रिएट कर सकते हो एंडस्केप की हेल्प से, ठीक है। विजुअल्स में आपको दिखाऊंगी कि किस किस तरीके के विजुअल्स हैं, किस किस तरीके के आप क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो वहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज आपको एक एनिमेशन रिकॉर्ड करना है जहाँ पे आप स्टार्टिंग जो है आपकी वो डे पे है, लेकिन जैसे जैसे हमारा एनिमेशन आगे बढ़ रहा है हमारा टाइम चेंज हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, वहाँ पे क्या आ रहा है, लाइटिंग का इफेक्ट आ रहा है। लाइटिंग का इफेक्ट आप कर सकते हो क्रिएट एंडस्केप की हेल्प से, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे टाइप के इफेक्ट्स हैं, ब्लूम इफेक्ट है, विंड इफेक्ट है, ठीक है, बहुत बहुत डिटेल्ड है, क्लाउड मूवमेंट इफेक्ट है। तो वो हमें सीखना है, वो सभी हम सीखेंगे एंडस्केप प्लगइन के अंदर। एंड वीरे जो है, वीरे वर्ल्ड फेमस एंड सबसे पुराना रेंडर इंजन वीरे, एंडस्केप का पहला, कोरोना से भी पहले का रेंडर इंजन है, D5, थिया, यूनिकॉर्न, इन सभी को मात देता हुआ अभी तक डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर जो फर्स्ट पे है, फर्स्ट पोजीशन पे है, वो वीरे है। रीज़न बीइंग कि आप उसमें बहुत रियल रेंडरिंग ले सकते हो, आप उसमें बहुत डिटेल रेंडरिंग ले सकते हो। यहीं पे देखो अगर आप कंपैरिजन करते हो स्केचअप का और 3ds मैक्स का, क्योंकि वीरे मोस्टली सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है। आप रेबिट यूज़ करते हो, आप वीरे पे वर्क कर सकते हो, आप स्केचअप यूज़ करते हो, आप वीरे पे वर्क कर सकते हो, आप 3ds मैक्स यूज़ करते हो, आप वीरे पे वर्क कर सकते हो। लेकिन वहीं पे एंडस्केप जो है वो कंपैटिबल नहीं है, किसके साथ, 3ds मैक्स के साथ। कोरोना है वो कंपैटिबल नहीं है स्केचअप के साथ एज वेल एज रेबिट के साथ। समझ रहे हैं आप, मतलब हर एक प्लगइन किसी लिमिटेड सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है। वीरे जो है ये आप कोई भी रेंडर इंजन चूज़ कर लो, कोई भी सॉफ्टवेयर चूज़ कर लो, सभी के साथ कंपैटिबल है। सेकेंड थिंग, वीरे फर्स्ट तो कंपैटिबल है, सेकेंड क्या है कि मैक्सिमम आपको ट्रू कलर्स मिल जाते हैं। अगर आप इफेक्ट का प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली, जैसे आप देख रहे हैं रियलिटी में देख रहे हैं कि कलर कैसे इम्पैक्ट डाल रहे हैं,
ठीक है। लेट्स सपोज आप वॉल बना रहे, वॉल के अंदर क्या होगा, कोई भी आप अपने आसपास की वॉल देख लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होगी, उसकी एजेस आपको थोड़ी सी राउंड मिलेगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको डस्ट मिलेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको कोई भी बिल्कुल माइनर सा भी अगर उस पर वो दिख रहा है ना, स्क्रैच दिख रहा है, कोई भी आपको हल्का सा भी डस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं, कोई भी आपको बहुत माइनर सा भी अगर आपको इम्पैक्ट मिल रहा है, तो वो इम्पैक्ट आप वीरे में क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे टाइप के मैप्स होते हैं, उन मैप के थ्रू आप उस इम्पैक्ट को ऐड करते हो, ठीक है। अगर आपको रियल टाइम HDRI का यूज़ करना है, HDRI मीन्स, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ, HDRI अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो एक 360 इमेज होती है बेसिकली, ठीक है, जो रियल वर्ल्ड में कैप्चर की जाती है। जैसे पैनोरमा इमेजेस आपने सुना होगा, उसमें हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं, लेट सपोज मैं किसी भी पोजीशन है, कोई भी प्लेस है, उसके सेंटर में खड़ी हूँ, तो मेरे को एक ऐसी इमेज कैप्चर करनी है जो कि कंप्लीट मेरे व्यू को कैप्चर कर ले, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ठीक है, फ्रंट बैक, मतलब कंप्लीटली वो कैप्चर कर रहा है, तो उस इमेज को आप 360 इमेज बोलते हो। और उस इमेज को अगर आप सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में बोलो तो उसे हम HDRI इमेज बोलते हैं। और HDRI इमेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, क्योंकि वो आपके कंप्लीट एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डालता है, तो उस इफेक्ट को आप क्रिएट कर सकते हो वीरे की हेल्प से, एज वेल एज लैंडस्केप की हेल्प से, दोनों में ही ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो इस वजह से हमें स्केचअप और वीरे को सीखना ज़रूरी है, क्योंकि स्केचअप को कोई रेंडर इंजन नहीं है, एंड वी होप ट्रिम्बल कंपनी, जो कि राइट नाउ स्केचअप को ऑन कर रही है, फ्यूचर में स्केचअप का रेंडर इंजन भी हमें प्रोवाइड करें। बट एट प्रेजेंट वीरे और एनस्केप का यूज़ करके हम हाई डेफिनेशन डिटेल्ड रेंडरिंग्स को एज वेल एज एनिमेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। क्वालिटी, कॉन्फ़िगरेशन और रिजल्ट, तीनों ही चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लेट सपोज आप एक कोई भी मॉडल पे वर्क कर रहे हो, उस मॉडल के अंदर आप किस टाइप का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो, कैसा आपका सिस्टम कैसा प्रोसेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उसके लिए आपके पास एक मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ उसे, ठीक है। तो देखिए, आपको मिनिमम i5 चाहिएगा, आप उसमें 7th to 8th जनरेशन मिनिमम रख सकते हो, उसके लार्जर होगा तो बेटर होगा, ठीक है। आपको मिनिमम टू मिनिमम एनस्केप को रन करने के लिए 2 GB ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है, 4 GB होगा, बहुत स्मूथली वर्क करेगा, डेफिनेटली मैं प्रेफर करूँगी 4 GB को, तो काफ़ी स्मूथ आपका वर्क होगा। बट 2 GB भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एनस्केप रन करेगा, उसे आपको यूज़ करना है। और रिज़ल्ट डेफिनेटली बहुत डिटेल्ड रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। देखिए, वीरे जो होगा ना, अगर आप वीरे और एनस्केप के बीच में कंपैरिजन करते हो कि विच वन इज़ बेटर, तो आप में से कोई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है कि अगर आप वीरे और एनस्केप को देखते हो तो आप इसको किस रेंडर इंजन को प्रेफर करोगे और क्यों करोगे? क्योंकि आई थिंक सभी जानते हैं। मैम इंटीरियर के लिए वीरे और एक्सटीरियर के लिए एनस्केप। सर, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, आप थोड़ा सा लाउड बोल सकते हैं? हेलो हाँ जी मैम, बताइए। इंटीरियर के लिए वीरे और एनस्केप एक्सटीरियर के लिए। जस्ट अ सेकेंड सर, मेरे को आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या कह रहे सर आप? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ जी विकास, बताइए। इंटीरियर रेंडर के लिए वीरे और एक्सटीरियर के लिए एनस्केप। अच्छा, आप रीज़न बता सकते हैं इसका? वीरे की शायद लाइटनिंग कंडीशन वगैरह कुछ एनस्केप से थोड़ा ठीक है, जैसा मैं जो लाइट उसमें मॉडल में प्लेस करते हो जो कि इंटीरियर से ठीक है। ठीक है, काफ़ी अच्छा जवाब है। एंड जो यहाँ पे क्लासिक इंफ्रा होम्स, ठीक है सर, आप पॉसिबल है आप अपना माइक अनम्यूट करें? इज़ इट पॉसिबल कि आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं? ओके, ठीक है। बाकी हाँ, डेफिनेटली आपका पॉइंट अच्छा है, क्योंकि आपको हाई क्वालिटी रेंडरिंग्स मिलती हैं वीरे के एनस्केप के कंपैरिजन में वीरे के अंदर, तो आप वीरे को प्रेफर करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ को मैं इंक्लूड करूँगी, वीरे आपका टाइम टेकिंग एक रेंडर इंजन है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है,
रेंडरिंग लेने के लिए, लेकिन वहीं पे एंडस्केप चुटकियों में आपको रेंडर ले सकते हैं। जिस रेंडरिंग को आप वीरे में 40 to 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, सेम रेंडरिंग को आप एंडस्केप के अंदर विद इन 2 to 3 मिनट्स कर सकते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इट्स ऑल ओके। ठीक है, इसके अलावा कोई बताइए प्लीज़, एंडस्केप वर्सेस वीरे, विच वन इज़ बेटर? एनीवन? इंस्केप बेटर है मैम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्यों? मैम इंस्केप में वॉक थ्रू अच्छा हो जाता है और समय बहुत कम लगता है मैम। हाँ जी, एंड वीरे क्यों नहीं? बीरे में मैम वॉक थ्रू नहीं पाता, जो है केवल मॉडल का रेंडर हो जाता है, इमेज की बस। ओके, ठीक है, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा, एंडस्केप के अंदर या वीरे के अंदर? इंस्केप के अंदर मैम। नहीं देखिए, आपका जो पॉइंट है ना, जो आपने फर्स्ट पॉइंट बताया, वो डेफिनेटली मैं उससे एग्री करती हूँ कि आपको वीरे में रेंडरिंग्स मिलती है, आप उसमें एनिमेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, हाँ मैम, यही मेरा कहने का मतलब था। हाँ नहीं, लेकिन देखिए, वीरे के अंदर एनिमेशन रिकॉर्ड करना ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, आप वीरे में भी एनिमेशन रिकॉर्ड कर सकते हो, बस वहाँ पे क्या होता है कि आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। हाँ मैम, वो टाइमिंग है, सबसे मेन टाइमिंग है, और वीरे में आपको टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा देनी होती है एज कम्पेयर एंडस्केप, लेकिन जो इफेक्ट आएगा ना, वो एट द एंड डेफिनेटली वीरे का अच्छा आएगा। हाँ जी जी, इसके अलावा बताइए। बस मैम, जहाँ तक वीडियो देखा था, 2-3 वीडियो देखे थे, इसमें तो यही समझ में आया था मैम। नहीं, ठीक है सर, ओके। इसके अलावा कोई प्लीज? इसके अलावा बताइए कोई। मैम वो वीडियो में सिंपल जो पैरामीटर्स अपन ऑलरेडी सेट कर सकते हैं, जैसे सिंगल पैरामीटर्स अपने को क्या क्या आउटपुट चाहिए उस हिसाब से। एंडस्केप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, या फिर इतना ऑप्शन नहीं है। विकास, आपकी आवाज़ बहुत लो आ रही है। यस यू कैन, आप कर सकते हैं, आप एनिमेशन को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट टाइम बहुत ज़्यादा देना होता है आपको। अगर 4 से 5 सेकंड का भी एनिमेशन रिकॉर्ड करना है ना, तो आप ऐसा मान लीजिए, आपको वहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम आपको लेट सपोज आपको एक रेंडर को करने में 30 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, और 1 सेकंड के लिए, मैं ओनली 1 सेकंड की बात कर रही हूँ, आपको वहाँ पे कितना देना पड़ जाएगा आपको वहाँ पे ना, ऐसा मान सकते हैं आप, अगर 1 मिनट में 30 फ्रेम्स हो रहे तो 30/30 900 मिनट 1 सेकंड के लिए, और ये तब है जब हम हाफ एन आवर ले रहे हैं। जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाओगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें चलती चली जाएंगी। तो मिनिमम एनिमेशन हम 1 सेकंड का तो दिखाएंगे नहीं, आपको कम से कम 4 से 5 सेकंड का एनिमेशन तो दिखाना ही होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं भी हम माने तो आप ऐसा मान लीजिए 1 दिन तो देना ही पड़ जाएगा, 24 आवर तो आपको देने ही होंगे एनिमेशन के लिए। तो एनिमेशन के लिए तो वीरे को आप ना ही यूज़ करें तो बहुत अच्छा है, आप उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन एंडस्केप और लूमियन, डेफिनेटली एंडस्केप और लूमियन बेटर हैं। लूमियन के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, एंडस्केप में फटाफट हो जाता है आपका एनिमेशन। वीरे में रेंडरिंग क्वालिटी बहुत बेटर है, नो डाउट, बहुत बेस्ट क्वालिटी मिलेगी आपको। लेकिन हाँ, अगर आप रेंडरिंग के पर्पज़ से देखते हो तो वीरे अच्छा है, एनिमेशन के पर्पज़ से देखते हैं तो आपके लिए एंडस्केप बेस्ट है। ये है दोनों में डिफरेंस। तो आई थिंक सभी को क्लियर होगा, है ना? चलिए, तो हम आगे मूव करते हैं। ओके, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बात करी अबाउट एक्सटेंशंस क्या रोल प्ले करते हैं। एक्सटेंशंस की हेल्प से आप अपने वर्क फ्लो को ईजी कर सकते हैं। मैं सेम बात को बार बार रिपीट ना करते हुए अपने पॉइंट्स पे आती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया आपको, आई थिंक आप लोग बोर हो जाएंगे। देखिए, एंडस्केप एक्सटेंशंस जो है, ये आपके वर्क फ्लो को ईजी करते हैं। कैसे ईजी करते हैं ये मैं आपको 1 by 1 करके पॉइंट के थ्रू समझा देती हूँ। सबसे फर्स्ट एक्सटेंशन जो हमें कवर करना है वो है हमारा 1001 बिट टूल।
इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, ये मेरा जैसे स्केचअप मैंने ओपन किया हुआ है, ये आपका कंप्लीट वर्क स्पेस होगा जिसके ऊपर आपको वर्क करना है। तो मान लीजिए, देखिए सबसे पहले मैं स्केचअप के टूल से करूँ, मैं एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगल है, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, इसके अंदर मैंने इसको हाइट दी, ठीक है। ये मेरा एक स्टेप है। अभी मुझे ऐसे ही करते करते कंप्लीट स्फीयर को ड्रॉ करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। मैंने इसको यहाँ से ग्रुप बनाया, सिलेक्ट किया, देन मैं इसकी यहाँ पे कॉपी ले रही हूँ, हल्का सा मैंने बॉटम की तरफ मूव किया, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे कॉपी ली, ठीक है। एक और मैंने यहाँ पे कॉपी ली। मीन्स एक तो क्या हो रहा है कि आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें मिल रही है ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल में नहीं मिल रही। यहीं पे एक एक चीज़ को क्रिएट करने से अच्छा क्यों ना हम यहाँ पर एक्सटेंशंस का यूज़ करें। एक एक्सटेंशन जो हम फर्स्ट एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, 1001 बिट टूल, इस एक्सटेंशन की हेल्प से देखिए काफ़ी सारे टूल्स हैं। लेट सपोज आपको स्टेयर ही ड्रॉ करनी है, तो किस टाइप की स्टेयर्स आप ड्रॉ करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। मान लीजिए आप यहाँ पर यू टाइप स्टेयर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपने इसे सिलेक्ट किया, आपने अपनी कंप्लीट चीज़ों को बताई। सभी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगी कि फ्लाइट विड्थ ए क्या है, राइज़र हाइट क्या होती है, गैप क्या होता है, नंबर ऑफ राइज़र क्या होते हैं, ट्रेड क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो लेट सपोज हमने इन सभी चीज़ों को फिल किया। फिल करने के बाद मैंने यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने अपने वर्क स्पेस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही मैंने पहले ओरिजिन दिया, मैंने देन डायरेक्शन डिफाइन की, और आप देखो कितनी डिटेल्ड आपको स्टेयर मिल गई है विद इन अ सेकेंड। सभी स्ट्रिंजर्स यहाँ पर बन गए हैं, रेल पाथ बन गई है, ठीक है। आपका ट्रेड बन चुका है, राइजर बन चुका है, इसके बीच में गैप यहाँ पर डिफाइन हो गए हैं। कितने नंबर ऑफ राइजर आपको फर्स्ट फ्लाइट में चाहिए। देखिए ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट है, ये हमारी लैंडिंग है, और ये हमारा सेकंड फ्लाइट है। तो कितने आपको रखने हैं फर्स्ट फ्लाइट के अंदर, सेकंड फ्लाइट के अंदर, वो सभी चीज़ें कंट्रोल करने के ऑप्शन आपको 1001 बिट टूल प्रोवाइड करता है। अगर सेम चीज़ को मैं किसकी हेल्प से करूँ, स्केचअप के टूल्स की हेल्प से करूँ, तो आपने देखा ना कि अगर मैं एक बना रही हूँ, मैंने ये बनाया, देन मैंने यहाँ से इसको मूव किया, सेलेक्ट किया, मैंने ग्रुप में कन्वर्ट किया, और ऐसे ही करके मैं एक एक कॉपी ले रही हूँ उसकी। पहले मैंने इन सब की कॉपी ली, ठीक है, देन मैंने स्ट्रिंजर्स को बनाए, देन मैंने रेल पाथ को बनाया। मतलब बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन इस एक्सटेंशन ने क्या किया, मेरे टाइम को ईजी कर दिया। जिस बारे में मैं आपको पहले बता रही थी, ग्रूव्स के बारे में, एक बार वो एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपकी वॉल है, इस वॉल के अंदर आपको ग्रूव्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो एक तरीका तो क्या है, यहाँ पे देखो मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ। मान लीजिए एक तरीका तो क्या है कि आप यहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं, आप यहाँ पर शेप को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मान लीजिए ये हमारी पहली शेप है अभी, ठीक है। मैंने शेप को बनाया और यहाँ से मैंने इसको कटिंग प्रोवाइड करी भी, ये तो मैंने एक कटिंग दी है। ऐसे मुझे सेकंड कटिंग देनी है, थर्ड देनी है, फोर्थ देनी है, मतलब जितनी भी आपको रिक्वायर्ड है आपने सब यहाँ पे कटिंग दी। क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं ओनली अपने डायमेंशंस बताऊं कि मेरे को एक्सटर्नल क्या चाहिए, मुझे इंटरनल क्या चाहिए, और मुझे डेप्थ कितनी चाहिए, और मुझे नंबर ऑफ ग्रूव्स कितने चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हैं। समझ रहे हैं ना आप। तो मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे फेस को सिलेक्ट किया, फेस को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया। एक्सटर्नल डायमेंशन मैंने यहाँ पे बताई, इंटरनल डायमेंशन मैंने यहाँ पर बताई, डेप्थ मैंने यहाँ पर बताया, स्पेसिंग मैंने डिफाइन किया, ठीक है, और नंबर ऑफ ग्रुप्स लेट सपोज 30 लेना है, और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पे देखो क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सभी ग्रुप्स क्रिएट हो गए। दैट इज़ द पावर ऑफ एक्सटेंशन। ये सभी चीज़ें कितनी ईजी है करने में, सिर्फ आपको डिफाइन करना है कि भाई मुझे एक्सटर्नल इतना चाहिए, मुझे इंटरनल इतना चाहिए, और वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करके देगा। मैम सॉरी, आप जो भी कमांड यूज कर रहे हो उसका नाम थोड़ा मेंशन करो, क्योंकि हमको ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो जाएगा आपने कौन सा यूज किया। तो नाम लोगे तो हमको पता चलेगा कि ये कमांड में हमने बोला था, तो हम लोग ढूंढ सकते हैं। सर दिस वन 1001 बिट टूल, ये हमारे एक्सटेंशन का नेम है, एंड दैट इज द कमांड क्रिएट हॉरिजॉन्टल ग्रूव्स। वही मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसा बताओगे कि इसमें ये यूज करोगे तो ऐसा होगा, तो
थोड़ा इजी गिरेगा हम लोगों को समझने में। सर आज के क्लास में ओनली ओवरव्यू है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। मैं आपको कमांड सिखा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ कि क्या आप कर सकते हो। ये सारी ओके चीज़ें ओके हमें पढ़नी है, डोंट वरी। आपको करके ओके नहीं ओके देखना, आप बस एक बार इसको देखिए कि कैसे चीज़ें हो रही हैं सेकंड्स के अकॉर्डिंग, है ना। ओके ओके जैसे लेट सपोज आपको स्पाइरल स्टेयरकेस ड्रॉ करनी है, तो आप यहाँ पे गए, ठीक है, आपने सभी चीज़ों को फिल किया, क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए विद इन अ सिंगल क्लिक। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड करने में, क्योंकि वो कंप्लीट रिकॉर्ड करता है, बनाता है सभी चीज़ों को, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए एक बार वेट करते हैं, ये देखिए दिख रहा है आपको, इसने पोल भी खुद ही क्रिएट कर दिया, इसने यहाँ पे हैंड रेस भी बना दिए, इसने यहाँ पे सभी स्टेप्स भी बना दिया, इसको राउंड फॉर्म भी दे दिया, तो यहाँ पर सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली बन गई हैं। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो 1001 बिट टूल का जो मेन फीचर है, मतलब क्यों यूज़ करना है, मेन जो इसका एजेंडा है यूज़ करने का, वो है मॉडलिंग। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने काफ़ी सारे एक्सटेंशंस के नेम लिखे हुए हैं, ये सभी एक्सटेंशन के ना अपने अपने फीचर हैं। 1001 बिट टूल जो है, इसके अंदर आप मॉडलिंग को ईजी कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज 1001 बिट टूल। द नेक्स्ट वन इज GHS पावर बार। GHS पावर बार का यूज जो है वो डिफरेंट है। GHS पावर बार को आप यूज करते हो अपने मॉडल को थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए, कि आपको कैसे वॉल की हाइट को इंस्टेंटली एक्सट्रूड करना है, कैसे आप रैंडम पोजीशन पे कॉपी कर सकते हो, कैसे आप प्रॉक्सीज को क्रिएट कर सकते हो। प्रॉक्सी मीन्स कि लेट सपोज आपको कोई भी मॉडल है विच हैव अ लॉट ऑफ पॉलीगन, विच हैव अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पॉलीगन, एंड आपको उसको क्या करना है, नंबर ऑफ पॉलीगन्स को रिड्यूस करना है, तो आप इंस्टेंटली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ GHS पावर बार, ठीक है। पॉलीगन्स को वो रिड्यूस करेगा, मिनिमम आपको 4 पॉलीगन्स क्रिएट करने होंगे, एंड द फाइल साइज बहुत आपका कम हो जाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज GHS पावर बार। लेट मी शो यू एन एग्जांपल कि कैसे आपको इसे यूज़ करना है। मान लीजिए आपके पास ये आपने एक बॉक्स बनाया है, ये आपने एक बॉक्स बनाया, एंड लेट सपोज आपको इसकी कॉपीज़ लेनी है बहुत डिफरेंट पोजीशंस पे, ठीक है। ये हमारा GHS पावर बार है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, स्मूथनिंग के लिए है, ठीक है, यहाँ पे कॉपीज़ करने के लिए है, ये सारे एक्सट्रूजन्स हैं, कैसे आपको इन्हें यूज़ करना है। ये मॉडलिंग पर्पज़ से है 1001 बिट टूल, ये आपके किसके लिए है, कॉपी के लिए है, ठीक है, ये आपके प्रॉक्सीज क्रिएट करने के लिए है, ये आपके रोटेशंस प्रोवाइड करने के लिए, इस चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। लेट सपोज इसे हम लोग एक बार स्किप करते हैं, इस मॉडल को आप लेते हो, आप इसकी कॉपी ले लो, आपने सेलेक्ट किया, ये आपने यहाँ पे कॉपी ली, एक कॉपी आपने यहाँ ली, एक कॉपी आपने यहाँ ली, मतलब आप समझ रहे हैं ना कि इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। लेट सपोज आपको इसमें अलग अलग हाइट प्रोवाइड करनी है, तो आप इसको स्केल कर रहे हो, इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको आपने स्केल किया, है ना। अभी ये चीज़ें भी करनी इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग कि मान लीजिए आपके पास टोन्स ऑफ एप्पल है, ठीक है, आपके पास मिनिमम 10 to 12 एप्पल है, अभी सभी ही एप्पल्स हैं, लेकिन क्या सभी एग्जैक्टली सेम हैं, बिल्कुल भी नहीं, है ना। कोई छोटा है, कोई बड़ा है साइज़ के अंदर, या फिर किसी का कोई थोड़ा सा कलर में चेंज है, कहीं ना कहीं मटेरियल में चेंज है, कोई ना कोई टेस्ट में चेंज है, यानी अगर कोई चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली भी सेम है तो भी उसमें 100% सिमिलैरिटीज़ नहीं है, 99% हो सकती है, 1% फिर भी डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं रिलेट किससे कर सकते हैं, इस चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो ट्रीज़ से। मान लीजिए आपने कोई हाउस का मॉडल डिज़ाइन किया, हाउस का मॉडल डिज़ाइन करने के बाद आपको वहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ को प्लेस करना है। अभी सभी ट्रीज़ तो सेम नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे, कोई भी 2 ट्री पाम ट्रीज़ हो सकते हैं, 2 ट्री है, दोनों ही ट्री पाम है, ठीक है, या फिर कोई भी दोनों ट्री बनियन ट्री है, कोई भी दोनों ही ट्री नीम ट्रीज़ हैं, मतलब कैटेगरी सेम है लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है। हो सकता है उनके नंबर ऑफ लीव्स में डिफरेंस हो सकता है उसकी हाइट में डिफरेंस हो सकता है उसके साइज़ में डिफरेंस हो सकता है पहले वाले के अंदर जो साइज़ है, ट्रम्प का साइज़ है, वो छोटा है, नेक्स्ट वाले में ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं पर डिफरेंस है, कैटेगरी सेम है लेकिन वैसे डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए मैं एक मॉडल को यहाँ पे डाउनलोड कर रही हूँ, काफ़ी सारी देखो साइट्स होती हैं, लेट सपोज मैं बिल्कुल बेसिक साइट जो आपको स्केचअप इंक्लूड करके देता है, दैट इज़ 3D वेयर हाउस, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक ट्री को ले लेती हूँ या फिर एक प्लांट को आप चूज़ कर सकते हो,
प्लांट मैंने लिया, मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करती हूँ, 1 सेकेंड दीजिए। मान लीजिए ये आपका प्लांट है, ठीक है। अभी इसी प्लांट की मुझे यहाँ पे कॉपीज़ लेनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी और मैं यहाँ पे इसकी कॉपीज़ लेना स्टार्ट करूँगी। तो मान लीजिए मैंने इसकी 6 कॉपी ली। अभी 6 कॉपी बिल्कुल आइडेंटिकल तो नहीं होगी ना, पोर्ट सेम हो सकते हैं बट प्लांट नहीं हो सकते। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने सभी प्लांट्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है रैंडम स्केल एंड रोटेशन का। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप नोटिस करो यहाँ पे इसकी रोटेशन डिफरेंट हो गई है, इसकी रोटेशन अलग हो गई है ना, यानी इसमें क्या हो गया, रेंडमाइजेशन क्रिएट हो गई। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ दिस एक्सटेंशन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी पाथ के अलोंग कॉपी कराना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए जैसे कोई भी, अभी ये है कि एक्चुअली मनी प्लांट ही है, तो लेट सपोज ये मनी प्लांट काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है, तो ग्रो करने के बाद आपको किसी भी पोल के अलोंग इसे कॉपी कराना है। तो अभी मैं कॉपी कैसे करूँ, 1 बाई 1 करके। आपको क्या करना है, इंस्टेंटली कॉपी करना है, तो आप इंस्टेंटली कॉपी कर सकते हो इन ऑप्शंस की हेल्प से। ये ऑप्शन क्या करते हैं, आप सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एक पाथ आपको बनाना है, तो पाथ आप डिज़ाइन करोगे एंड देन बस आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ अपने आप यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। दैट इज़ द पावर ऑफ GHS पावर पाथ। सो आई थिंक आपको ये दोनों एक्सटेंशन तो क्लियर हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इन दोनों एक्सटेंशन के बारे में? ओके डन, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज GHS पावर पाथ। द थर्ड वन इज राउंड कॉर्नर। अच्छा, राउंड कॉर्नर को आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। मान लीजिए आप कोई भी सरफेस ले लीजिए, कोई भी सरफेस, एनीथिंग, ठीक है। तो क्या कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा शार्प होगी कि आप उसको टच करो और आपकी फिंगर में कट आ जाए, सिर्फ आपने उसको टच किया है? नॉट पॉसिबल, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। चाहे बहुत माइनर सा भी कोई उसमें राउंडनेस होगी, लेकिन वो राउंडनेस होनी चाहिए। एक्सेप्ट रेजर एंड नाइफ, देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स इन दिस वर्ल्ड विच हैज़ एग्जैक्टली शार्प कॉर्नर्स, नथिंग एल्स, ठीक है। ओनली रेजर और नाइफ को छोड़ के कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प हैं। और दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ राउंड कॉर्नर, जो कि क्या करता है, आपके जो एजेस होती है उसको राउंड करता है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया था, तो बॉक्स जैसे ही मैंने ड्रॉ किया और जैसे ही मैंने उसको हाइट दी, इसके जो कॉर्नर है, जो एजेस हैं, वो क्या है, बिल्कुल शार्प है, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी वॉल को देख लीजिए, हमें यहाँ पे किस वजह से ड्रॉ करना है, हमारा मेन काम क्या है, वॉल्स को ड्रॉ करना, फ्लोर को बनाना, सीलिंग को बनाना, कोई डिफरेंट कंपोनेंट को बनाना। आप कुछ भी लेके देख लीजिए, इतनी शार्प एजेस नहीं होगी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर राउंड कॉर्नर एक्सटेंशन का यूज़ करना होगा, जो बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर आपकी जो एजेस होंगी उसको इस तरीके से राउंड कर देगा ताकि वो थोड़ा रियल लगे, रियल भी दिखेगा। सेकेंड थिंग, वो वहाँ पर आपकी राउंडनेस क्रिएट करेगा, तो थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक फॉर्म आपको देगा, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ राउंड कॉर्नर। द नेक्स्ट वन इज़ लुमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन। अभी देखिए, लुमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है इसमें कि इसके अंदर ना हमें लुमियन को कवर करना है। ये मेरे को 4 से 5 फ्रेंड ने पूछा कि मैम हम इसमें लुमियन कवर करेंगे। बिल्कुल नहीं। देखिए, लुमियन एक बहुत बड़ा प्लगइन है, ठीक है। अगर आप उसको कवर करने लगते हो तो मिनिमम आपको वहाँ पे 30 डेज देने पड़ जाएंगे। लुमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है कि आपका स्केचअप मॉडल जो है उसको कनेक्ट कर देता है लुमियन से, क्योंकि लुमियन में एक दफ़ा जब आप मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हो तो इंपोर्ट करने के बाद आप उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते मॉडल के अंदर। लेकिन अगर आप चेंजमेंट करना चाहते हो तो आपको इस एक्सटेंशन की हेल्प से, लुमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से कनेक्ट करना होगा। सबसे पहले आपको बॉन्ड बनाना होगा, बॉन्ड बनाने के बाद आप चेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको उसकी हाइट में चेंज करना, आपको उसके मटेरियल में चेंज करना है, आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट प्लेस करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन किस एक्सटेंशन की हेल्प से, लुमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन की हेल्प से। आप डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे उस चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मटेरियल रिसाइजर। मटेरियल रिसाइजर का यूज़ बेसिकली आप इसलिए करते हैं कि आपको क्या करना होता है, मान लीजिए
जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आपको जस्ट एक सिचुएशन में क्रिएट करो, आपको जस्ट सपोज करना है। मान लीजिए जहाँ पर भी आप बैठे हैं, आप एज अ कैमरा बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, आपको इमेज को कैप्चर करना है। तो इमेज को कैप्चर करते टाइम दो चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। एक चीज़ तो आपके बिल्कुल क्लोज है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि कैमरा के क्लोज है, और दूसरी चीज़ कैमरा के बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन दोनों की क्वालिटी इक्वल है, जो पिक्सल्स है वो इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कैमरा क्या करेगा कि उतना ही टाइम, जितना टाइम वो पास के ऑब्जेक्ट को रेंडर करने में ले रहा है, कैप्चर करने में ले रहा है, उतना ही टाइम वो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को कैप्चर करने में लेगा। लेकिन दूर वाला ऑब्जेक्ट जब हमारे रेंडर में इतना शो ही नहीं हो रहा है, सो हमें उस चीज़ को इतना टाइम देने की नीड ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमारा मेन फोकस किस पे होना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है, जो ऑब्जेक्ट हमारे कैमरा के पास है। तो मटेरियल रिसाइजर क्या करता है, किसी भी मटेरियल को आप रिसाइज कर सकते हो। उसके अगर पिक्सल्स क्वालिटी 3000 से ज़्यादा है या 2000 से ज़्यादा है, और जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है, अगर वो चीज़ हमारे नोटिस में ही नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना है, उस चीज़ को इग्नोर करना है। उस चीज़ पिक्सल्स को इग्नोर करने के लिए आप यूज़ करोगे मटेरियल रिसाइजर का। ये प्लगइन बेसिकली करेगा क्या, आपके जो मटेरियल होगा उसको रिसाइज कर देगा। आपको छोटा उसका साइज़ को कम करना है तो आप इजीली कर सकते हो, जो कि डायरेक्टली स्केचअप की हेल्प से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हमें मटेरियल रिसाइजर को सीखना है। नेक्स्ट वन इज़ फ्रंट फेस। फ्रंट फेस बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि देखिए कोई भी एक फेज़ होता है, कोई भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके दो फेज़ होते हैं। ये तो आपने कहावत भी सुनी होगी कि कोई किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। तो कोई भी आप फेज़ बनाते हो ना, तो उसके दो फेस रहेंगे, एक तो उसका करेक्ट फेस होगा, एक उसका इनकरेक्ट फेस होगा। तो काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि जब आप कोई भी मॉडल बनाते हो, जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया, मैंने एक रेक्टेंगल लिया एंड देन मैंने उसको एक्सट्रूड किया, उसको हाइट गिव किया, है ना। तो उस टाइम क्या होता है कि कई दफ़ा तो करेक्ट फेज़ आता है, कई दफ़ा इनकरेक्ट फेज़ आपका एक्सट्रूड हो जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट फेस एक्सटेंशन का यूज़ करना है, जो कि आपका क्या करता है, डायरेक्टली जितने भी फेस आपके पास होंगे उन सभी फेस को, जो रिवर्स है, जो कि इनकरेक्ट फेज़ है, उसको वो करेक्ट फेज़ में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ फ्रंट फेस। द नेक्स्ट वन इज़ फ्लोर जनरेटर। इसके लिए मैं एक सिचुएशन क्रिएट करूँ, जस्ट आपको सपोज करना है, ठीक है। मान लीजिए आप अपने क्लाइंट का एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो प्रोजेक्ट बनाते टाइम आपके बॉस, या फिर आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली आपके क्लाइंट ही है, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि सर मुझे है ना इंटीरियर का डिज़ाइन क्रिएट करना है, और इंटीरियर के डिज़ाइनिंग में ना मुझे टाइल्स चाहिए, मुझे ना वाइट कलर की टाइलिंग चाहिए। तो आप मुझे टाइलिंग वाला बना के दिखा दीजिए, जो भी रेंडर आप बना रहे हैं मुझे टाइलिंग वाला रेंडर चाहिए, जिसका फ्लोरिंग में टाइलिंग हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, एक टाइल बना रहे हो, उसकी कॉपी ले रहे हो, उसमें बेवल मतलब बाकी चीज़ें आप उसमें ऐड करो, डिटेल्स ऐड कर रहे हो, आप साइड्स के थ्रू मटेरियल को पिक कर रहे हो, देन आप मटेरियल को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये एक चीज़ हुई। फिर आपने अपने क्लाइंट को रेंडर दिया कि भाई ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये आपका रेंडर रहेगा, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। देन आपका क्लाइंट क्या कह रहा है कि सर बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर ना वुडन का फ्लोर होगा ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस फ्लोर को बनाने में आपने अपना 1 घंटा लगा दिया, आपके क्लाइंट ने 1 सेकंड नहीं बोला कि आपको ना इसको हटा दीजिए, आप इसमें वुडन का फ्लोर लगा दीजिए। तो उस केस में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप उस सभी को रिमूव करोगे, देन आप एक वुडन का प्लैंक बनाओगे, देन आप उसकी कॉपीज़ करोगे, ठीक है। आपने वो भी कर लिया। उसको करने के बाद आप वापस अपने क्लाइंट को दिखा रहे हो, देन आपका क्लाइंट क्या बोल रहा है कि नहीं सर ये भी अच्छा नहीं लग रहा, आप एक काम कीजिए, इसमें ना मार्बल लगवा दीजिए, लास्ट है, ठीक है, आप इसे मार्बल लगवा दीजिए, ठीक है। तो आप मार्बल लगवा रहे हो, मतलब क्या करें, बार बार चेंजमेंट हो रहा है, मीन्स आपका क्या हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। जिस चीज़ को क्रिएट करने में, टाइलिंग को क्रिएट करने में, वुडन फ्लोर को क्रिएट करने में, ठीक है, मार्बल फ्लोर को क्रिएट करने में आप आधे से 1 घंटा लगा रहे हो। फ्लोर जनरेटर सेम चीज़ को विद इन सेकेंड्स क्रिएट कर देगा। बस आपको अपने टाइलिंग का लेंथ एंड विड्थ बताना है, आपको ग्रूव्स को डिफाइन करना है कि कितना आपका वो आना चाहिए, स्लिट आना चाहिए 2 टाइल्स के बीच में, जो ब्लैक पोर्शन हम बोलते हैं जिसे, ठीक है, वो कितना आना चाहिए वो आप डिफाइन करोगे। बस आपको सिलेक्ट करना है फेस को एंड बूम, फ्लोर जनरेटर
ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा कंप्लीट फ्लोर को, जितना भी पोर्शन है बस आप सेलेक्ट करो और वहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। चाहे आपको टाइलिंग का क्रिएट करना है, चाहे आपको हेक्सागन क्रिएट करना है, चाहे आपको वहाँ पे वुडन क्रिएट करना है, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो XYZ चीज़ें, वो सभी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्लोर जनरेटर। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कर्विलोफ्ट। कर्विलोफ्ट बेसिकली करता है क्या है, कोई भी शेप है उसको आपको राउंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो आप कर्विलोफ्ट प्लगइन की हेल्प से कर सकते हो, एक्सटेंशन की हेल्प से कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ एक्सटेंशंस होंगे जिसको हमें कवर करना है। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे एक्सटेंशंस हैं जो कि टाइम के साथ ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको बताती रहूँगी कि कैसे आपको उन एक्सटेंशंस का यूज़ करना है। इस स्लाइड के अंदर कुछ पूछना चाहते हैं आप तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनीथिंग जो भी आपको लग रहा है कि इस एक्सटेंशन का यूज़ आपको कैसे करना है, ठीक है, या फिर कोई और क्वेश्चन आपका है तो आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम ये सब एक्सटेंशन फ्री है या पेड है? ये सभी एक्सटेंशंस फ्री हैं, जितने भी एक्सटेंशन आपको यहाँ दिख रहे हैं वो सभी फ्री हैं। ये मैम स्केचुकेशन से मिलेगा? एजुकेशन से मिलेंगे, कुछ आपको वेयर हाउस से डाउनलोड करनी होंगी, एक्सटेंशन वेयर हाउस से, ठीक है। इसके अलावा भी एक दो साइट है, उन साइट से भी डाउनलोड करना है हमें, वो मैं आपको बता दूंगी। और अगर नहीं भी मिलता है तो मेरे पास बैकअप है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी उसे, तब तो ओके मैम, यूज कर सकते हैं। हाँ जी। इसके अलावा कोई? ठीक है, चलिए तो मूव करते हैं आगे। हेलो। हाँ जी बताइए। मैम मैं तो इससे पहले कोर्स खरीदा था, लेकिन मेरे एग्जाम्स की वजह से मैं तो पहले के बैच में अटेंड नहीं कर पाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आज फर्स्ट क्लास है, आप रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन कीजिए, आपको कंप्लीट समझ आएगा। लेकिन मुझको तो मेल पर लिंक, गूगल मीट लिंक नहीं मिलेगी। नो वरी सर, आपको लिंक रेगुलर बेसिस पे मिलेगी, है ना? ओके, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी क्या? क्या कह रहे हैं आप? व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी या तो मेल पर मिलेगी क्या? आपको मेल पे भी लिंक मिलेगा। ओके ओके। मैं तो पहले बैच का स्टूडेंट था, इसलिए आपको इस बैच में नहीं मिलेगी ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके, शुक्रिया। चलिए मैम आपको एक एक्सटीरियर करने में कितने टाइम लगती है? एक एक्सटीरियर को डिजाइन करने में डिपेंड करता है कि कितना हाई डिटेल मॉडल आप बना रहे हो। जितना ज्यादा डिटेल आप बनाएंगे उतना ज्यादा टाइम लगता है। मैम ये जो स्क्रीन पे जो है ना, ये वाला घर करने में कितना टाइम लगता है एक्सटीरियर? इस हाउस को बनाने में देखो, मॉडलिंग तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस है। रेक्टेंगल बनाओ, एक्सट्रूड करो, रेक्टेंगल बनाओ, एक्सट्रूड करो, दैट्स इट। मेन जो चीजें हैं ना यहाँ पे, वो लाइटिंग का रोल है। तो सब चीज़ों का रोल है यहाँ पे। मेनली तो जो आपको दिख रहा है सब लाइटिंग का इम्पैक्ट है। अगर यही चीज़ आप मॉर्निंग में देखोगे तो मे भी हो सकता है आपको इतना इम्पैक्टफुल ना लगे ये रेंडर। चलिए ठीक है, अभी देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात। मैम ये वाला वीरे में हुआ है? ये वीरे के अंदर हुआ है। देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात की। हमने यहाँ पर स्केचअप के बारे में बात किया, हमने डिफरेंट एक्सटेंशंस के बारे में बात किया। तो ये हमारा रिजल्ट रहेगा, एट द एंड हमें ये रिजल्ट मिलने वाला है। तो किस टाइप के डिज़ाइन आप एक्सटीरियर में बना सकते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किस टाइप के डिज़ाइन आप इंटीरियर में बना सकते हो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप की इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर के इफेक्ट्स को कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी। लाइटिंग इम्पैक्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, सर्कुलर लाइटिंग है तो सर्कुलर लाइटिंग कैसे क्रिएट करनी है। लैंप है तो लैंप की लाइटिंग कैसे क्रिएट करनी है। कहाँ से आप डिटेल्ड 3D मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वेयर हाउस के अंदर नो डाउट आपको बहुत अच्छे मॉडल्स मिल जाते हैं, बट इसके अलावा भी ना काफ़ी सारी साइट्स होती है जहाँ से हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली मॉडल्स का। तो वो कौन कौन सी साइट है जहाँ से आप प्रीमियम मॉडल्स को डाउनलोड कर सकते हो, वो मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, तो इस टाइप की एक्सटीरियर और इंटीरियर के रिजल्ट्स आप बना सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको एनिमेशन शो कर रही हूँ, तो 1 मिनट के लिए आप दीजिए और यहाँ पर आप एक कंप्लीट एनिमेशन को देखिए। देखिए स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है लूमियन में रिकॉर्ड हुआ है, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होना।
कि यहाँ पे हम इसको एंडस्केप में कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इम्पैक्ट डेफिनेटली आप इस टाइप का ले सकते हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है तो जो कि आपको पीपल्स मूव करते हुए दिख रहे हैं, इस टाइप का इफेक्ट आप लूमियन में कर सकते हो। आप एक बार चेक कीजिए इसे। कैसा लगा आप सभी को एनिमेशन? ओके, लेट मी शो यू टुडेज वर्क। मैंने आज जो बनाया है वो मैं आपको शो करती हूँ। ये देखिए, विदाउट म्यूजिक है, बट आप देख सकते हो ये स्केचअप और एंडस्केप में डिजाइन किया गया है। ये तो मैम यूट्यूब पर अपलोड हुआ था। ये आज ही अपलोड हुआ है यूट्यूब पर। ये स्केचअप और एंडस्केप के अंदर डिजाइन किया गया है। हाँ, तो इस टाइप का एनिमेशन आप बनाना इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम सभी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं और डेफिनेटली आप स्केचअप के बारे में बात कर चुके हैं कि स्केचअप है क्या, बट फिर भी एक शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है एंड नहीं भी पूछता है तो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, स्केचअप जो है ये 3D मॉडलिंग कंप्यूटर प्रोग्राम है। काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जो कि अगर आप इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड कर दें तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैटेगरी है, मैकेनिकल डिज़ाइनर जो हैं वो भी इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, फिल्म मेकिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अभी डायरेक्टली आप स्केचअप को फिल्म मेकिंग में यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि रीज़न रेंडर इंजन, क्योंकि रेंडर इंजन है ही नहीं। तो लूमियन की हेल्प से आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। लूमियन में तो आई थिंक सभी जानते ही होंगे कि किस टाइप का एनिमेशन आप बना सकते हो, है ना। तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं लूमियन की हेल्प से। और मॉडलिंग हम किस में करेंगे? स्केचअप के अंदर। दैट्स वाई फिल्म इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। जो गेम्स होते हैं, पबजी आपने सुना है, ठीक है, इसके अलावा जितने भी गेम्स हैं वो एक्चुअली में डिज़ाइन कहाँ पर किए गए हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी गेम्स को एज वेल एज फिल्म को डिज़ाइन कर सकते हो। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग आप इसमें कर सकते हो। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का मीनिंग क्या होगा कि अगर आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है, ओनली आप सोफ़ा डिज़ाइन करना चाहते हो, फर्नीचर आप डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर मॉडल को आपको डिज़ाइन करना है, आपको आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सीखना है, ठीक है, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग की फील्ड से सीखना चाहते हैं, मतलब कोई भी फील्ड है, बहुत सारी फील्ड में वर्क होता है। हमारा जो मेन एजेंडा रहेगा इसके अंदर वर्क करने का, वो रहेगा एज एन आर्किटेक्ट, एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, कि आपको एक्सटीरियर एलिवेशन को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, आपको इंटीरियर्स को कैसे डिज़ाइन करना है, वो सभी चीज़ें हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ फीचर। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, अगर हम उसे सीखते हैं तो कोई ना कोई रीज़न है, कोई ना कोई उसके फीचर्स है, दैट्स वाई हमें इसे यूज़ करना है। अभी देखिए, जब हमने क्लास को स्टार्ट किया था तो मैंने एक छोटा सा पॉइंट वहाँ पे रखा था, एक छोटी सी बात मैंने रखी थी कि स्केचअप जो है ना एक बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि फीचरिस्टिक नहीं है। आप इसको फीचरिस्टिक सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले तो छोटा सॉफ्टवेयर है तो इजी है, बहुत इजी है। लिमिटेड टूल्स है तो मॉडिफाई करना बहुत इजी है। छोटा सॉफ्टवेयर है, दैट्स वाई टाइम सेविंग है। और कोई भी 3D सॉफ्टवेयर होता है, नॉट ओनली स्केचअप, 3ds मैक्स, रेविट, आर्किटेक्चर, ठीक है, इसके अलावा रेविट, MEP, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है XYZ, वो सभी सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है। और स्केचअप भी उन्हीं सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है। तो स्केचअप के अंदर लेट सपोज आप रेविट से कोई डिज़ाइन बना रहे हो, लेकिन आप रेंडरिंग उसकी स्केचअप में लेना चाहते हो, क्योंकि स्केचअप की रेंडरिंग मच बेटर है रेविट के कंपैरिजन में। तो आप क्या कर सकते हो, रेविट के मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हो स्केचअप में।
ठीक है, आप किसी 2D प्लान को बनाकर लेकर आ रहे हो, क्योंकि ड्राफ्टिंग और डिज़ाइनिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ड्राफ्टिंग के लिए हमेशा ऑटोकैड को प्रेफर किया जाता है कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है, कहाँ आपका लिविंग आएगा, कहाँ आपका डाइनिंग आएगा, ठीक है, कहाँ आपको लिविंग को डिज़ाइन करना है, कहाँ आप बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं, कहाँ आप किचन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो किस पोर्शन के अंदर क्या चीज़ें बनने वाली हैं, वो सभी चीज़ें ड्राफ्टिंग का पार्ट है। और वो कंप्लीट ड्राफ्टिंग का पार्ट आप ऑटोकैड में करते हो। तो ऑटोकैड में 2D प्लान बनाने के बाद 3D के लिए हमें स्केचअप में शिफ्ट करना है। तो स्केचअप में शिफ्ट करने के लिए ऑटोकैड और स्केचअप का एक दूसरे से बॉन्ड बनाना, कंपैटिबिलिटी होना ज़रूरी है। और स्केचअप कंपैटिबल है मैक्सिमम सभी सॉफ्टवेयर्स के साथ। आपको OBZ फाइल करनी है, इम्पोर्ट इसमें आप OBZ फाइल कर सकते हो। ऑटोकैड के लिए DWG फॉर्मेट है, तो आप उसे कर सकते हो। कोई इमेज को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, आप इमेज को भी इंपोर्ट कर सकते हो। दैट्स वाई ये सभी सॉफ्टवेयर कंपैटिबल है। लिमिटेड टूल्स होने की वजह से जितने भी टूल्स हैं यहाँ पे, वो सभी टूल्स इफेक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टूल्स लिमिटेड हैं। तो आपको पता है आपको हाइट ही देनी है, तो आपको पुश पुल कमांड से देनी है। आप हाइट रिमूव करनी है तो आपको सेम कमांड का यूज़ करना है। आपको ऑफसेट देना है तो ऑफसेट के लिए अलग से कमांड है, ठीक है। आपको किसी पाथ के अलोंग किसी चीज़ को कॉपी कराना है तो उसके लिए अलग से कमांड है। तो लिमिटेड टूल्स है बट इफेक्टिव है। दैट्स वाई स्केचअप को प्रेफर किया जाता है। सबसे मेन जो रीज़न है स्केचअप को यूज़ करने का, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री स्केचअप के साथ जुड़ गई है। Reason being 3D warehouse, the main and the only one reason why most interior exterior designers use SketchUp for their designing purposes is their 3D warehouse, because हर एक कंपोनेंट को डिज़ाइन करने में अगर आप 3 से 4 घंटे लगा रहे हैं तो एक पार्ट को डिज़ाइन करने में, लेट सपोज आप इंटीरियर का कर रहे हो तो उसी को आप डिज़ाइन करने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे, है ना। लेकिन 3D वेयरहाउस आपको क्या करता है, आपको टॉन्स ऑफ कंपोनेंट फ्रीली अवेलेबल करता है। आपको सोफ़ा चाहिए, आप सोफ़ा सर्च कीजिए, आप डाउनलोड कीजिए, ठीक है। आपको वहाँ पर टेबल यूज़ करना है, आप टेबल सर्च कीजिए, जो आपको अच्छा लगे आप उस टेबल को सिलेक्ट कीजिए, डाउनलोड कीजिए एंड आप उसे यूज़ कीजिए। तो 3D वेयरहाउस बेस्ट है। स्केचअप का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ 3D वेयरहाउस। तो 3D वेयरहाउस का आपको यूज़ करना है। अभी रिसेंटली एक इसमें ऐड हुआ है एक्सटेंशन वेयरहाउस। दोनों चीज़ें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होने। 3D वेयरहाउस जो है ये हम यूज़ करते हैं मॉडल्स को डाउनलोड करने के लिए, और जितने भी एक्सटेंशंस के बारे में जस्ट हमने कुछ टाइम पहले बात करी उन्हें हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे एक्सटेंशन वेयरहाउस की हेल्प से। तो 3D वेयरहाउस के हम यूज़ करते हैं मॉडल्स को डाउनलोड करने के लिए, एक्सटेंशन वेयरहाउस हम यूज़ करते हैं एक्सटेंशंस को डाउनलोड करने के लिए। और ये दोनों ही फीचर्स स्केचअप की जान है। इन दोनों फीचर की वजह से स्केचअप वर्ल्ड फेमस है। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो स्केचअप के साथ जुड़ी है, ये इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से जुड़ी है, 3D वेयरहाउस की वजह से, एक्सटेंशन वेयरहाउस की वजह से। क्योंकि ना तो आपको कंपोनेंट बनाने की ज़रूरत है और आपका वर्क फ्लो बहुत ईजी हो जाता है एक्सटेंशन की हेल्प से, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज जियो लोकेशन। जियो लोकेशन बेस्ट है। जियो लोकेशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने मॉडल को इंस्टेंटली किसी भी पोजीशन पे शिफ्ट कर सकते हो। और राइट नाउ तो एंडस्केप के अंदर भी फीचर आ गया है कि आपको अगर अपने कोई भी मॉडल है, लेट सपोज आप पेरिस को कोई मॉडल डिज़ाइन करो, आईफिल टावर आप डिज़ाइन कर रहे हो, तो आईफिल टावर को क्या करना है, बस आपको सिलेक्ट करना है, लोकेशन ट्रेस करनी है और ऑटोमेटिकली आसपास की जो बिल्डिंग होगी वो आपको क्रिएट करके देगा। हाँ, डिटेल्ड नहीं होंगी बट उस टाइप का इम्पैक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जियो लोकेशन को हमें पढ़ना है। एंड द लास्ट वन इज सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडबॉक्स की हेल्प से आप इजीली टेरेन बना सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे कोई भी सरफेस को क्रिएट करना है तो वो आप सैंडबॉक्स की हेल्प से कर सकते हो। So these are some features of SketchUp. Why we should use it? Because it is easy to modify, it is time saving, SketchUp is compatible with other software. Because of limited tools, they all are effective, and the most important 3D warehouse as well as extension warehouse. Last but not least, geolocation and sandbox. These are some features. बहुत सारे फीचर्स हैं बट सिंगल वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते हैं, तो हम ट्रेनिंग के दौरान सभी चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे आपको इन पर वर्क करना है। बेनिफिट्स क्या है स्केचअप को लर्न करने के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक छोटा सा टर्म बताया अभी कि स्केचअप जो है ना, ये एक लार्ज इंडस्ट्रीज यूज़ कर रही है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री यूज़ कर रही है, तो लीड कर रहा है ये जॉब इंडस्ट्रीज़ के पर्पस में। अभी ये लीड कर रहा है सभी चीज़ों को,
लीड करने का मीनिंग क्या होगा कि अगर आपको स्केचअप यूज़ करना आता है तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप कहीं पे भी जाएंगे, आप बताएंगे कि आपको स्केचअप बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से एंडस्केप को यूज़ करना सीखते हैं, ठीक है, आप बहुत ईजिली वीडियो पे वर्क कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मास्टरी कर सकते हो डिज़ाइनिंग की फील्ड में। देखिए, अगर आपको एनिमेशन और आपको रेंडरिंग को क्रिएट करना आता है, एक नेक्स्ट लेवल की रेंडरिंग एज वेल एज एक नेक्स्ट लेवल का वॉक थ्रू एनिमेशन, तो वो सभी चीज़ें आपको जॉब दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत अच्छी मिलती है। एंड एज वेल एज अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं और अगर आप इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी फीचर्स ऐसे हैं जो आप इनकी हेल्प से नहीं कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपको नेक्स्ट उनसे भी सीखना है, क्योंकि कभी भी सीखना बंद नहीं करना है ना। हमें लूमियन भी सीखना है, हमें D5 भी सीखना है, हमें थिया भी सीखना है, हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीखने हैं। लेकिन अगर आप इतना भी जानते हैं, आप एनिमेशन में जानते हैं, आप वॉक थ्रू जानते हैं, आप रेंडरिंग लेना जानते हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ 1-2 फीचर्स और हैं, दैट इज़ ऑनलाइन रिसोर्सेज। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, आप टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं बाहर से, ठीक है। आप वेयर हाउस के अलावा बहुत सारी साइट्स, जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी सारी साइट्स हैं, तो आप साइट्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे एक्सटेंशंस को डिफरेंट साइट से डाउनलोड कर सकते हो, तो बहुत ज़्यादा इसके ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग स्केचअप एंड वाई वी शुड लर्न स्केचअप। एंड द बिट ऑफ हिस्ट्री, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम इसके, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको ओवरऑल बताऊं तो मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी स्केचअप को। स्केचअप जो था, ये देखिए 3 कंपनी इसको ऑन किया है, आज के टाइम तक इसको स्केचअप ने 3 कंपनी ने ऑन किया है। स्केचअप का जो मेन था, मतलब जिसने स्टार्ट किया था, वो थी लास्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, जो कि 1999 में शुरू हुई थी। ब्रेड शेल एंड जो एश ने इस कंपनी को शुरू किया था, मीन्स फाउंडर जो थे इसके वो ये दोनों थे। कंपनी का नेम क्या था, लास्ट सॉफ्टवेयर कंपनी। लेकिन 2006 के अंदर गूगल ने लास्ट सॉफ्टवेयर से इसको एक्वायर कर लिया था एंड इसके अंदर एक फीचर ऐड किया था, गूगल अर्थ, जिसको अभी हमने किस नेम से जानते हैं, जियो लोकेशन के नेम से, ठीक है। तो ये प्लगइन इसने ऐड किया था गूगल ने, ठीक है। लेकिन गूगल से पहले जब लास्ट कंपनी इसको ऑन कर रही थी तो इसका नेम स्केचअप था। गूगल ने जब इसको खरीद लिया तो इसका जो नेम था वो स्केचअप से हटाकर गूगल स्केचअप कर दिया गया और इसके 2 वर्जन निकाले गए। एक था फ्री वर्जन जो स्टूडेंट यूज़ करते थे एंड एक था प्रोफेशनल वर्जन जो कि प्रोफेशनल्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। फ्री वर्जन को हम बीटा वर्जन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें टूल्स सेम हैं, 1-2 कुछ टूल्स का डिफरेंस है, एज वेल एज एक वाटरमार्क आपको वहाँ पे मिलता है जो कि प्रोफेशनल वर्जन में नहीं मिलते हैं। इस ट्रेनिंग के अंदर हम जिस स्केचअप पे वर्क करेंगे वो होगा स्केचअप प्रोफेशनल, तो इसका लिंक आपको आई थिंक अभी तक मिल गया होगा मेल पर। अगर नहीं मिला है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो जब हम कल क्लास करेंगे तो आई होप सभी आप इंस्टॉल करके रखेंगे अपने सिस्टम में स्केचअप को, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहें आप सभी लोग भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हुई थी ये आपको 2007 में हुई थी। एज वेल एज 2007 के अंदर एक और फीचर ऐड किया गया था, दैट इज स्केचअप लेआउट। लेआउट बेसिकली क्या होता है, डिटेलिंग के लिए यूज़ होता है कि आप मॉडलिंग ईजिली स्केचअप में कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए भी हमें किसी न किसी फीचर का यूज़ करना होता है। और वो फीचर क्या था, वो टर्म क्या था, वो था लेआउट। लेआउट के अंदर आप डिटेल्स ऐड कर सकते हो, लेआउट के अंदर आप वहाँ पर इंचेस, फीट, डायमेंशंस, टाइटल्स, लेयर, ब्लॉक एंड अदर थिंग्स, ठीक है। आपको वहाँ पे टैग्स को ऐड करना है, आपको वहाँ पे बहुत सारे टाइप की हिरार्कीज को ऐड करना है, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं लेआउट के भी, तो आप उन सभी को ऐड कर सकते हो। 3D के लिए स्केचअप है, डिटेलिंग के लिए लेआउट है। 2008 के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड हुई थी इसके अंदर। लेआउट का एक सेकेंड वर्जन इंक्लूड हुआ था, ठीक है, 3D वेयर हाउस वो इंक्लूड हुआ था एंड सम डायनेमिक कंपोनेंट्स। डायनेमिक कंपोनेंट्स मीनिंग क्या होगा कि अगर आपको एक लार्ज एरिया में स्केलिंग करना है किसी भी कंपोनेंट का तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो ये 2008 के अंदर सभी चीज़ें हुई थी। 2010 के अंदर गूगल मैप, जियो लोकेशन, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर दी गई थी। तो ये सब चीज़ें की गई थी गूगल स्केचअप के थ्रू।
राइट नाउ स्केचअप को जो ऑन कर रही है वो है ट्रिम्बल कंपनी। 2013 में इन्होंने खरीद लिया था इन गूगल स्केचअप से। एंड उसके बाद बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि स्केचअप का जो नेम है ना वो गूगल स्केचअप है, लेकिन ट्रिम्बल कंपनी ने 2013 में जब इसको परचेज कर लिया था तो इसका जो नेम था वो चेंज कर दिया गया था, जो कि गूगल स्केचअप से बदल कर अब क्या रख दिया गया था, ट्रिम्बल स्केचअप। ट्रिम्बल ने इसके अंदर कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया था, जैसे कि एक्सटेंशन वेयर हाउस, ठीक है, डिफरेंट एक्सटेंशन को डाउनलोड कर सकते हो, एंड अ बिट ऑफ प्लगइन्स, जो कि सैंडबॉक्स है। सैंडबॉक्स भी इस पर इंक्लूड होकर आया था ट्रिम्बल कंपनी के थ्रू। तो ये कुछ हमारी हिस्ट्रीज के पॉइंट थे कि कैसे स्केचअप शुरू हुआ, किस किस कंपनी ने इसको ऑन किया, एंड अभी इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। एंड दैट इज़ द यूज़र इंटरफेस ऑफ स्केचअप, इसको हमने जस्ट अभी देखा कि कैसा हम वर्क करेंगे। सो ये जितनी भी चीज़ें होंगी कि क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे आप इसमें वर्क करते हो, माउस को कैसे आप यूज़ करते हो, ठीक है, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, ये सभी चीज़ें हम कल की क्लास में डिटेल में कवर करेंगे कि यूज़र इंटरफेस क्या है, स्केचअप को कैसे स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। आई होप ये कंप्लीट चीज़ आपको समझ आई होंगी। आप लोगों में से कोई भी कुछ भी पूछना चाहता है तो आप अपने माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। मैम ये स्टाइल बिल्डर किस लिए यूज होता है? स्टाइल लेआउट बिल्डर का बताएं। यूज़, हाँ देखिए, स्टाइल बिल्डर भी स्केचअप का ही एक पार्ट है, लेकिन स्टाइल बिल्डर का यूज़ हम लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, क्योंकि 3D मॉडलिंग के लिए आप स्केचअप का यूज़ कर सकते हो, एंड एज वेल एज अगर आपको वो इसे यूज़ करने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। स्टाइल बिल्डर तो आप ऐसा मान सकते हो कि आपको उसके अंदर शेडिंग वगैरह को प्रोवाइड करना है मॉडल के अंदर, तो आप वहाँ पे स्टाइल बिल्डर का यूज़ करते हो। मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। एक इंटीरियर के लिए मैम, इंटीरियर के लिए क्या है, क्या ये? इंटीरियर के लिए हम उसी का यूज़ करेंगे। देखिए, इस टाइप की शेडिंग्स आपको क्रिएट करनी है ना, तो ये शेडिंग वहाँ पर क्रिएट कर सकते हो आप, बट सेम चीज़ हम स्केचअप में भी कर सकते हैं। स्टाइलिंग का अलग से भी फैक्टर मिलता है हमें, तो आप डायरेक्टली उसकी हेल्प से भी कर सकते हो। ओके मैम। हाँ जी। देखिए, अगर इसको डिफरेंस मैं आपको बताऊँ ना, तो स्केचअप के अंदर जब आप स्टाइलिंग का यूज़ करते हो तो आपको नंबर ऑफ मतलब लिमिटेड मिलते हैं आपको जो नंबर ऑफ स्टाइल्स हैं, लेकिन स्टाइल बिल्डर के अंदर क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो स्टाइल को। आपको पेस्टल इफेक्ट डालना है, आपको ऑयल पेंटिंग डालना है, ठीक है, आपको वाइट पेंट डालना, मतलब जो भी आपको इफेक्ट यूज़ करना है XYZ वो आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन स्केचअप में वो चीज़ें लिमिटेड है, उसमें नंबर ऑफ स्टाइल्स लिमिटेड है। दैट्स वाई अगर आपको यूज़ करना है तो आप स्टाइल बिल्डर पे जा सकते हो, बट बहुत लार्ज यूज़ नहीं है उसका इंडस्ट्री में। ओके मैम। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी, बताइए। मैम मेरा कंफ्यूजन है, अभी पीटीएस कैड एक्सपर्ट में 2 कोर्स दिखा रहा है, एक लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स। मैंने रिकॉर्डेड कोर्स कल परचेज किया था, तो उसमें क्या डिफरेंट है लाइव में रिकॉर्डेड? आपने दोनों कोर्स परचेज कर लिए हैं? नहीं मैम, मैंने एक ही किया रिकॉर्डेड वाला। रिकॉर्डेड किया है आपने, तो उसके अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हो उसमें। ओके, लेकिन ये लाइव कैसे देख रहा हूँ सर, मेरे को मेल आया था। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ज्वाइन कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। एनीवन एल्स? मैडम कौन सा टाइमिंग है क्लास का? और सर, क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो इवनिंग में 8 o'clock रहेगा आपका। ओके, 8 to 9 मैडम। जी सर। ओके ओके, मेरे को मेल भेजा है ना इनस्केप एंड वीरे, हाँ वो सर, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं मैडम? हाँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस केस में आप ओके। ऐसा कर लीजिए, जहाँ से आपने कोर्स को परचेज किया है ना ऐप के थ्रू, वहीं पे ना एक और कोर्स है, उसका फ़ी भी बहुत नॉमिनल, आई थिंक 1 रुपी ही फ़ी है उसका। तो उसमें है ना सभी ओके। सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करते हैं, क्योंकि 1 रुपये एक्चुअली कॉस्टिंग फ़ी होता है जो ऐप के लिए जाता है, तो वो मिनिमम चार्जेस हैं, अदरवाइज फ्री ऑफ कॉस्ट ही है।
ठीक है, तो आप एक बार उस कोर्स को देख लीजिए, उसमें सभी चीज़ें बताई गई है, रेविट को आपको कैसे इंस्टॉल करना है, स्केचअप को, एंडस्केप को, लूमियन को, वो सभी चीज़ें हैं वहाँ पे, तो आप एक बार वहाँ से चेक ओ, कर सकते हैं। हाँ मैडम, लूमियन सिंक्रोनाइजेशन बोला है ना, हाँ वो जी। प्लगइन है, वो सॉफ्टवेयर है? नहीं सर, वो प्लगइन है, लूमियन सॉफ्टवेयर है, अलग से कंप्लीट प्लगइन है। एंड जो लूमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन है ना, ये एक एक्सटेंशन है, इसको आप बस अच्छा अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ करते हो। ये स्केचअप में चलता है ना? हाँ जी सर, चलता है ये। ओके ओके मैडम, हाँ राइट, जी, थैंक जैसे यू। लूमियन जो है ना, ये काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल है, रेविट के हाँ साथ हाँ, भी है, मैक्स के साथ भी है, स्केचअप के साथ भी है, तो इन सभी के लिए अलग अलग होते हैं। हम जो करेंगे ये स्केचअप के लिए रहेगा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। ओके मैम, जी सर, राइट, थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। वेलकम सर। बाकी सभी प्लीज़ माइक अनम्यूट करके आप बता सकते हैं जो भी आप पूछना चाहते हैं। मैम आपने आपने बीटेक के बाद ये सब सॉफ्टवेयर सीखी? क्या कह रहे हैं सर आप? मैम मैं पूछ रहा था आपने बीटेक या बीआर किया हुआ है? सर मैंने एमएससी इंटीरियर डिज़ाइनिंग की हुई है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, मेनली इंटीरियर डिज़ाइनिंग है मेरी। ओके मैम। हाँ जी। मैम वीरे 5 बताया जाएगा हाँ जी सर, वीरे 5 बताया जाएगा। और ई स्केप में जो है एंडस्केप आपका 3.2 रहेगा। मैम वीरे का लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है? वीरे 5 ही है? वीरे 5 ही चल रहा है, बट उसका वर्जन वीरे 5.2 आ गया है। इसमें एक फीचर ऐड हुआ है और स्कैटर करके एक ऑप्शन है, वो बस ऐड हुआ है आपका वीरे 5.2 में। तो छोटा सा ऑप्शन है, वो आप प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हो, डोंट वरी। ओके मैम। हाँ जी सर। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वीरे में रेंडर करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, वही एंडस्केप में फोटो रेंडर करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि एंडस्केप रियल टाइम रेंडर है, उसके अंदर जो क्वालिटी आपको मिलेगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प मिलती है, मतलब कहीं ना कहीं वो रियलिटी से आप नहीं कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन वीरे में अगर आपको प्रॉपरली अपने इफेक्ट का यूज़ किया है ना, तो आपको बिल्कुल रियल चीज़ें मिल जाएंगी। एंडस्केप रियल टाइम रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, दैट्स वाई इसमें इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है। ओके मैम। हाँ जी। मैम आपको कौन सा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अच्छा लगता है, 3ds मैक्स या स्केचअप? डेफिनेटली अगर आप देखो, अगर आप क्विक रिजल्ट चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट तो आपका स्केचअप ही है। लेकिन अगर आप अमर प्लीज़ माइक म्यूट कीजिए। हाँ जी, देखिए अगर आप क्विक रिजल्ट चाहते हो ना, तो आपके लिए स्केचअप बेस्ट है। लेकिन अगर आप डिटेलिंग पे फोकस करते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली 3ds मैक्स बेस्ट है, क्योंकि 3ds मैक्स में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे मॉडिफाइड टूल्स मिल जाते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वहीं पे मॉडिफाइड टूल्स के जो ऑप्शंस है वो बहुत कम है स्केचअप में। अगर आपका मेन एजेंडा मॉडलिंग है ना, डिटेल्ड मॉडलिंग है, तो आपको 3ds मैक्स पे जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हो आपको क्विक और इफेक्टिव रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैम फाइनल रेंडरिंग में ये दोनों तो कंपेरेबल ही है, या 3ds में तो बहुत बेटर आता है? अगर कंपेरेबल है दोनों, अगर हम स्केचअप में मॉडलिंग करें वही सेम मॉडलिंग 3ds मैक्स में करें और दोनों को रेंडर करें, तो किसका आउटपुट अच्छा आएगा? किसका आउटपुट अच्छा आएगा? अगर देखो अगर आपको इफेक्ट का यूज सेम करना सेम आता है प्रोजेक्ट को, पूरा एग्जैक्ट सेम प्रोजेक्ट को हम स्केचअप में बनाएंगे, उसके बाद DX मैक्स में बनाएंगे और सेम वीरे 5 में रेंडर करेंगे, तो कौन सा बेहतर आएगा रेंडरिंग में? तो 3ds मैक्स का अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो फिर भी मैम इफेक्ट आता है ना। अगर रेटिंग करना चाहेंगे वो रेंडर को आउट ऑफ 10? आप 1 सेकंड देंगे मुझे प्लीज? ओके मैम। हाँ जी। हाँ जी प्लीज अभी बताइए। पंसुल
हाँ मैं वही पूछ रहा था, कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10 आप स्केचअप रेंडरिंग एंड मैक्स रेंडरिंग? यस मैम, फाइनल रेंडरिंग बोथ, अगर से मैं मॉडलिंग मॉडल डेफिनेटली 3ds मैक्स, डेफिनेटली 3ds मैक्स। मैम रेट कितना करेंगे आउट ऑफ 10 स्केचअप को 3ds मैक्स फॉर सेम SketchUp को प्रोजेक्ट? ऐसा मान लीजिए, SketchUp को आप 9 रेट कर सकते हैं, 3ds मैक्स 10 आउट ऑफ 10 है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिर? बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके मैम। हाँ जी सर। मैं ये कह रहा था, ये स्केचअप का जो मॉडल हम लोग बनाएंगे, इसकी डायमेंशन भी तो कर सकते हैं ना? हाँ जी सर, बिल्कुल आप कर सकते हो। अच्छा, मैं ये कह रहा था, मेरे वाले में आपसे जैसे मेरी बात हुई थी 2016 है हाँ जी। स्केचअप, तो स्केचअप भी मैं अभी किया नहीं मैम, लेकिन अभी रात में कर लूँगा। इसमें जो है बीरे कौन सा चलेगा मैम मेरे वाले में? वीरे सर फिर आपको लोअर वर्जन का करना होगा, आप वीरे 4 कर सकते हो। बीरे 4 कर लेंगे। और इंस्केप तो चलेगा नहीं मैम? एंडस्केप नहीं चलेगा सर। ओके मैम, इंस्केप नहीं चलेगा ना मैम? ठीक है ना मैम? हाँ जी मैम, अगर इंस्केप नहीं चलेगा तो ये कुछ एक्सटेंशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, केवल देख पाऊंगा उसको। नहीं सर, आप अटेंड कीजिए, आपके पास अभी तो सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, कहीं कभी तो आपके पास बहुत अच्छा सिस्टम भी रहेगा। नहीं, सिस्टम तो अच्छा हो जाएगा मैम, मेरे फ्रेंड से बात हुई है, मैं उसका सिस्टम उठा लाऊंगा बस 1 हफ्ते में। ओके ठीक है। हाँ तो बस, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कीजिए, रेगुलर बेसिस पर अटेंड कीजिए क्लासेस को। नहीं, क्लास तो मैं करूंगा मैम, लेकिन इंस्केप की बात मैं कर रहा था, मेरे और सिस्टम में इंस्केप होगा नहीं, बीरे ही हो पाएगा। हाँ तो सर आप वीरे पे भी कर सकते हो, वीरे पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी। मैं भी एक लैपटॉप अपग्रेड करने वाला हूँ, तो इंटेल का बेहतर है या AMD का, यही मॉडलिंग वगैरह करने के लिए? देखो, इंटेल और AMD का तो कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, आप कॉन्फ़िगरेशन क्या चूज़ कर रहे हो उसमें। वही मैं आपसे पहले पूछा था ना, वो RTX सीरीज का अच्छा 4GB ठीक वाला। है ठीक है ठीक है। हाँ तो बस बहुत अच्छा है वो तो। देखो मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, अगर आप न्यू परचेज कर रहे हो ना तो 16GB रैम, 4GB ग्राफिक कार्ड, और अगर इंटेल का ले रहे हो तो i7 ले लेना, ठीक है। राइजन का ले रहे हो तो राइजन 7 ले लेना, लेकिन 16GB रैम और 4GB ग्राफिक कार्ड होना चाहिए, और RTX सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड होगा तो बहुत स्मूथली वर्क करेगा। और अगर रैम को आप 16 से 32 करवा सकते हो, अगर आपका बजट बढ़ा सकते हो आप, ठीक है, तो बजट बढ़ा कर ही लेना फिर, अगर पॉसिबल। मैम रैम तो मैं बाद में अपग्रेड भी कर सकता हूँ ना? हाँ रैम आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो, ग्राफिक कार्ड मेक श्योर RTX का चूज करना, GTX। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, RTX का ग्राफिक्स ले लूंगा, RAM पहले तो 8GB वाला ही ले लूंगा, फिर बाद में उसका तो होता है ना मैम सॉकेट, बाद में ऐड कर लूंगा उसमें। हाँ हाँ बेटर है, बहुत अच्छा है। मैम ग्राफिक कार्ड अगर क्वाड्रो का रहे तो कैसा होगा मैम? चलेगा ही नहीं सर, क्वाड्रो नहीं चलेगा मैम? क्याडो में एनस्केप का लोअर वर्जन चलेगा, तो 2.8 आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, 2.8 या 2.7। अच्छा। हाँ जी। हेलो मैम। हाँ जी गोविंद बताइए। मेरे में मतलब ग्राफिक कार्ड नहीं है, सिर्फ APU है, Ryzen 5600 आप जिसमें एनस्केप यूज नहीं कर पाएंगे गोविंद, आप नहीं मैम चलता है, मैंने उसमें वॉक थ्रू भी बनाया है 2-4 मिनट का, वो चलता है आराम से, स्मूथली चल रहा है। बहुत चलेगा, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऑन भी नहीं होगा, चलेगा, लेकिन ना फिर आपको कुछ टाइम के बाद एक एरर आने लग जाएगा, एनस्केप हैज एनकाउंटर्ड अब 2 ग्राफिक कार्ड इन योर सिस्टम, जो कि आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड इंटेल का होगा, आपका इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड होगा उसके अंदर। AMD का APU है मैम, उसमें वो सर तो चल रहा है। हाँ तो अगर AMD का है तो डेफिनेटली चलेगा ही। देखो ग्राफिक कार्ड का लो होना अलग चीज़ है, ग्राफिक कार्ड का ना होना अलग चीज़ है। ग्राफिक कार्ड लो है तो चलेगा तो सही, सब चीज़ें ज़रूर चलेंगी, जहाँ पे आप हैवी मॉडल को अगर आप इंपोर्ट करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप एक चीज़ को, कि कोई भी चीज़ की कैपेसिटी होती है ना, अगर 2GB का ग्राफिक कार्ड है तो उसकी कैपेसिटी कम है, वहीं पे ग्राफिक कार्ड 8GB का है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा जल्दी रेंडर करेगा, ज़्यादा स्मूथ रेंडर करेगा। ये वो मैंने हाई मॉडल पे अल्ट्रा HD में रेंडर किया तो फ्रेश हो गया था बीच में। हाँ तो वही चीज़ें आ गई ना।
ठीक है, सो आई थिंक क्लियर है आप सभी के डाउट। तो हम लोग अभी मैं सेशन को एंड करती हूँ। कल 8 o'clock हम वापस से स्टार्ट करेंगे। तो सिस्टम का स्पेसिफिकेशन। हेलो मैम, हाँ जी बताइए। ये ऐप पर जो फाइल है वो चल नहीं रही है लैपटॉप में मेरे। जो फाइल है उसकी स्केचअप की ऐप के अंदर जो फाइल दी है, मैं आपको वापस से शेयर कर दूंगी, आप उसे चेक कर लीजिएगा। तो कार पर शेयर करेंगे? कल शेयर हो जाएगी आपको मेल पर? हाँ जी। ठीक, हाँ जी थैंक। ओके चलिए ठीक है, तो मैं एंड कर सेशन को अभी, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके मैम, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके मैम। रियली सॉरी विकास, मेरी जो स्पेसिफिकेशन है मेरे सिस्टम की, दैट इज i5 है मेरा। ठीक है, इसके अलावा 16 GB रैम है एंड 4 GB ग्राफिक कार्ड है। ओके चलिए ठीक है, तो आप सभी लोग लीव कर सकते हैं। कल हम क्लास को वापस से शुरू करेंगे। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट।